हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जिसमें इन दिनों मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिफरेंट टाइप्स के जो एक्टिव के सेंटेंसेस हैं उसे पैसिव में कैसे बदला जाता है। अब तक अमूमन यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज कह सकते हैं, उसको मैं बता चुका हूं। लेकिन यहां पर ये सेशन अभी खत्म नहीं हो रहा है, वॉइस में अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी है, साथ में इसके एरर स्पॉटिंग भी देखने हैं चैप्टर वाइज, जैसे मैंने टेंस को बताया। और हाँ, एक और बात मैं पहले से बता दूं कि टेंस के जो सेशंस मैंने अपलोड किए थे वो 5 क्वेश्चन सेट जिसका मैंने सॉल्यूशन कराया, बाकी 3 और बचा हुआ है। तो अब उसको मैं एक दिन बता दूंगा कि आपको बना करके तैयार रहना है। उसका 6ठा, 7वां और 8वां उसका एक्सप्लेनेशन भी हम आपके लिए अपलोड जरूर करेंगे। आपके मन में ये होगा कि सर आप इतने दिन का ब्रेक देकर के आप टेंस को फिर से कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें मेरी एक स्ट्रैटेजी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप टेंस को अब तक याद रख पाने में सफल हैं या फिर भूल गए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब अगला चैप्टर पढ़ते हैं पिछले का ज्ञान जाता रहता है। तो ये बच्चे यहां से मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना होने दूं। इसमें आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आप भी उसको अभ्यास करते रहिए। पिछले दिन का एपिसोड जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में से एक था कि दैट क्लॉज या फिर वैसे सेंटेंस जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब की मौजूदगी होगी, उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वो सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और उस प्रकार के सेंटेंसेस अब आपके पैसिव में बदलने के दौरान गलत नहीं होते होंगे। एसएससी के बच्चे जो कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनाते हैं वॉइस के, अब उनका भी उस तरह का जो क्वेश्चन है उसको वो सही आंसर कर पाते होंगे। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं आपके सामने फिर से एक नए प्रकार के वॉइस की बात कर रहे हैं। आज हम ये सीखेंगे कि वैसे सेंटेंस जिसमें डमी सब्जेक्ट की उपस्थिति हो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। घबराइए नहीं, मैं जैसे ही सेशन शुरू करूंगा ये बताऊंगा कि डमी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, डमी सब्जेक्ट क्या है, और वो जो सेंटेंस होगा वो किस प्रकार का होगा, उसको हम देखकर कैसे पहचानेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, और उसे पैसिव में कैसे बदलेंगे ये बिल्कुल डेफिनेटली हम आपको यहां पर सिखाएंगे जरूर। तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि वैसे सेंटेंस जो डमी सब्जेक्ट से शुरू होता है या जिसमें डमी सब्जेक्ट की मौजूदगी हो उसे पैसिव में कैसे बदलते हैं। चलिए देखा। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत डमी सब्जेक्ट से होती है उसे हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, लिखूं या ना लिखूं? चलो नहीं लिखते हैं, बस इतना समझ लो कि आपको पता ही है कि पहला है कि सब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट बनाते हैं। एजेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को उठा करके हम शुरुआत में लाते हैं, क्योंकि पैसिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस होता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी के आधार पर सेंटेंस बनाते हैं। फिर जो मेरे एक्टिव के सेंटेंस में वर्ब का डू फॉर्म होता है उसको हम बी फॉर्म में चेंज करते हैं। दैट मींस कि रिस्पेक्टिव जो V1 के लिए बी है, V2 के लिए वॉज वर है, V3 के लिए बिन है, V4 के लिए बीइंग है, V5 के लिए इज आर एम है, उसको हम रिस्पेक्टिवली वहां रखते हैं। जो वर्ब दिया हुआ है उसको पास्ट पार्टिसिपल में बदल करके वहां रख देते हैं। इतना करने से मेरा सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाता है। आज मुक्त कर दिए, नहीं लिखते हैं। चलिए अब सबसे पहले यह सुनिए कि डमी सब्जेक्ट है क्या। देखिए, इसको फिर लंबे चौड़े ग्रामेटिकल इतिहास पर नहीं जाएंगे, सीधा सीधा साधारण और आसान शब्दों में समझिए कि वैसे सब्जेक्ट जो वाक्य की सुंदरता के लिए उसमें लिखे जाते हैं, उसके बिना वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, एक राजा था, कैसे बनाएंगे? इसमें कुछ स्पष्ट ही नहीं है, कैसे लिखें? तो जब इस प्रकार के सेंटेंस में हम एक अलग से ऐसा शब्द जोड़ देते हैं जो दिखावटी तौर पर सब्जेक्ट होता है बट वाक्य के मीनिंग में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। सिंपल सी बात है, यह ध्यान रखिएगा कि वो सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किया जाता है लेकिन वाक्य के मीनिंग में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। मतलब वो है कि हाथी के दांत दिखाने वाले
अलग, खाने वाले अलग। तो ये जो सब्जेक्ट है वो दिखाने वाला सब्जेक्ट है, इसका मीनिंग वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसको अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, क्या करते हैं? देयर वॉज अ किंग। अब देखिए कि इसका कोई भी यूज आपके सेंटेंस के मीनिंग में हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमने यहां पर एक राजा था, अब कैसे लिखते हैं? किंग वॉज, इनकम्प्लीट लगता है ये सुनने में, तो इसीलिए हमने लिखा देयर वॉज अ किंग। और ये जो देयर है ये एक्चुअली यहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में आया तो है, बट ये खाली है। डमी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप किसी मोबाइल स्टोर में मोबाइल खरीदने जाते हैं, किसी एक स्पेसिफाइड मोबाइल को खरीदना है, कोई जो ब्रांड है उसका जो मॉडल नंबर है, अगर आप देखेंगे दुकान में तो बहुत सारी जो है एक प्रोटोटाइप लगी हुई होती है जो ऑन नहीं होता है, बट उसका रंग, रूप, वजन, कैमरे का स्ट्रक्चर सब कुछ वैसा ही होता है, कलर वगैरह सब। तो वो डमी है। डमी का मतलब होता है दिखाने के लिए, दिखावटी, प्रोटोटाइप, मॉडल, प्रारूप, जो कह लीजिए उसको। तो यहां पर क्या है, एक्चुअली उसका कोई यूज होता नहीं है, बट वो इसलिए रखा है कि जो लाइव डिवाइस है, जो अच्छा डिवाइस है, जो डिवाइस है ओरिजिनल, उसको बार बार कस्टमर को दे करके यूज ना करवाना पड़े, वो खराब हो जाएगा वैसे में। तो यहां पर क्या है कि ये इसलिए रखा गया कि इस सेंटेंस में एक्चुअली सब्जेक्ट है नहीं, और बिना सब्जेक्ट के इस सेंटेंस को लिखेंगे तो उसका सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बनावट अच्छा नहीं होगा। तो सेंटेंस की बनावट अच्छी हो, पढ़ने, सुनने, बोलने में अच्छा लगे, मीनिंग पर उस सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो डमी सब्जेक्ट आ गया आपका, कौन सा? देयर। ठीक, दूसरा है इट। अब देखिए कि इट का प्रयोग हमेशा डमी सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है। इट का प्रयोग होता है कभी कभी नॉर्मल, हम उसका मीनिंग भी लेते हैं, आई नो इट, तो उसमें इट का मीनिंग है। लेकिन ये जब डमी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करिएगा, सर एक एग्जांपल बताइए। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अब रेनिंग इज हैपनिंग ऐसा नहीं बोलते ना, कुछ भी नहीं बोल सकते ना, इट इज रेनिंग, इसका मतलब क्या होता है? वर्षा हो रही है। वहां पर इट का कोई मतलब नहीं है। बारिश जब हो रही होती है तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जहां पर कि हम इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर करते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, वाक्य की सुंदरता के लिए होता है। वाक्य में उसका उसकी कोई भी भूमिका नहीं होती है, मीनिंग में स्पेशली उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। एक राजा था, हम नहीं लिख सकते। वर्षा हो रही है, ये हम सीधे सीधे लिखेंगे तो अजीब लगेगा, इसलिए हमने लिखा देयर वॉज अ किंग, इट इज रेनिंग। तो यहां सिंपल सी बात समझिए कि ये आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि वैसे शब्द जो कि वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वाक्य के अर्थ निर्धारण में उसकी कोई भूमिका या उसका उपयोग नहीं होता है, उसे हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। बेसिकली दो ही डमी सब्जेक्ट माना जाता है, देयर और इट। आज हम इससे बने हुए सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना सीखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको पता ही है कि मैं आप रूल बताता नहीं हूं, तो पहले मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। तो मान लीजिए कि एक एक्टिव का सेंटेंस हमने लिया और वो है देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। अब देखिए कि इसमें आप कोई भी बुद्धि लगा लो, जो शुरू से पढ़ के आए हो, वो बुद्धि आपकी लगने वाली नहीं है यहां पर। मतलब आप जो ये सीख लिए, बहुत सारे बच्चों को ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में परेशानी क्यों होती है पता है? क्योंकि उन्होंने रट करके ये सीख लिया है कि भाई इस तरफ वाले को जो है ना इस तरफ भेज देना है, नदिया के इस पार तो भेजो उस पार, जो उस पार उसको लाओ इस पार। भैया ये बुद्धि हर जगह नहीं चलता है। आप सबसे पहले एक चीज देखिए कि इसमें आपको क्या दिख रहा है बदलने लायक। तो एक चीज आपको यहां पर दिख रहा है कि 2+V1। अभी फिलहाल इतनी सी ही जानकारी है मेरे पास कि यह दिख रहा है कि इंफिनिटिव है और इसे हमने कहीं बदला है। और क्या बदला है? तो बदला है 2+B+ पास्ट पार्टिसिपल। हमने यह सीखा है, मैंने आपको सिखाया था इंफिनिटिव में कि किसी भी सेंटेंस में अगर इंफिनिटिव मौजूद होता है तो उसको हम कैसे पैसिव में बदलते हैं। और वहां पर आप गौर करेंगे, मैंने आपसे एक बात कही थी
कि कुछ एक और है जिसको हम आज रख रहे हैं, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चूंकि यहां पर मुझे डमी सब्जेक्ट के साथ इसकी चर्चा करनी थी, इसलिए मैंने वहां पर रख लिया। वहां एपिसोड ऑलरेडी वो लंबा हो चुका था, और ज्यादा बोलते तो 1.5-2 घंटे का हो जाता, फिर आप कहते कि इतना लंबा एपिसोड, मजा नहीं आया। तो इसीलिए मैंने उसको कैटेगराइज करके अलग कर दिया। तो देखिए, हमने इतना सीख रखा है कि 2 + V1 है, B + पास्ट पार्टिसिपल, 2 + B + पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं, क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये है कि हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ये इन्फिनेटिव बनाया है। तो इसीलिए जब इसका जो बी में चेंज करेंगे तो उसी का जो है डू से हमने इन्फिनेटिव बनाया, तो अब बी वाले से इन्फिनेटिव बना देंगे। तो हम यहां पर V1 रखे थे, इसलिए बी का V1 रख दिया। देखिए, ये भी V1 है। तो मेरा बात जो स्ट्रक्चर बेसिक का है कि भाई ये इन्फिनेटिव है 2 + V1, और ये भी अब इन्फिनेटिव हो गया 2 + V1, और इसको तो हमने पास्ट पार्टिसिपल बना लिया वेस्टेड। तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है 2 वेस्ट, तो हो जाएगा 2 बी वेस्टेड। ये तो समझ में आ गया। इसका क्या करें? देखिए, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको विशेष बता रहा हूं, ये समझिएगा। और ये अगर आप समझ गए तो पूरे वॉइस की बात कर रहा हूं कि अगर आपको किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश की जाएगी ना, तो भी आप नहीं फंसिएगा। मेरे इस बात को गौर से सुनिए, समझिए। दिक्कत हो तो नीचे लिख करके सूचित जरूर कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट कह रहा है। एक तो मैं आपको प्रोटोटाइप नियम बता दूं। प्रोटोटाइप नियम यह कहता है, किताबों में यह नियम दिया हुआ है कि अगर डमी सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम उस डमी सब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। चूंकि हमने डमी सब्जेक्ट को कॉपी कर लिया, तो हम क्या करेंगे कि उसके साथ जो उसका हेल्पिंग वर्ब आया है उसको भी कॉपी कर लेंगे, उसके बाद जो नाउन आया है उसको भी कॉपी कर लेंगे। जो बचेगा ये, उसको हम जो है वो पैसिव में चेंज कर देंगे। क्लियर है? अब अगर यहां पर इसी के साथ प्रयोग किया जाता है और आपको फंसा देता है, ग्रामरियन कई बार क्या करते हैं कि सब्जेक्ट जो कि डमी नहीं है उसको स्टैटिक बनाकर आपके सेंटेंस में रख देता है। जैसे देखिए, ये मैं पहले बता चुका हूं। आपको लग रहा होगा कि ये एपिसोड तो पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है। मैं जो कहता हूं कि मैं जब बता रहा होता हूं, मैं जब बोल रहा होता हूं, मेरी बातों को गौर से सुना कीजिए, बहुत कुछ नया सिखा दूंगा। तो अब देखिए, ये नियम आपने रट रखा होगा, जहां से भी पढ़ा, किताबों से पढ़ा, जिस किसी भी सोर्स से पढ़ा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सिखाया क्या जाता है? सिखाया जाता है कि बेटा अगर आपके सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो चूंकि हम उसको डमी सब्जेक्ट के तौर पर यूज किए हैं, एंड आई डोंट हैव ऑब्जेक्ट हियर, है भी नहीं कि हम एक्सचेंज करें, तो इसीलिए जो है डमी सब्जेक्ट में ये नियम लिखाया जाता है कि डमी सब्जेक्ट को कॉपी करें, उसके बाद जो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया है उसको भी लिखें, साथ में उसके साथ जो और सारे हेल्पर आए हैं, उसके जो नाउन आया है ये, उसको भी कॉपी कर लीजिए। आपके पास उस सेंटेंस में बचेगा इन्फिनेटिव 2 + V1, उसको पैसिव में चेंज कर दीजिए, वही आपके उस सेंटेंस का पैसिव हो जाएगा। बट अब आप यहां देखिए कि यहां पर है आई वॉन्ट समवन, यहां मिसिंग है, यहां आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ। I want someone to take photograph। लगभग कुछ वैसा ही सेंटेंस दिख रहा है ना, ये मैं पहले बता चुका हूं। वहां मैंने आपको यह बताया कि हम इसको इधर लेके चले आते हैं, ठीक है, इसको स्टैटिक रख देते हैं। आप में से कितना पढ़ते हैं आप लोग? किसी ने ये नहीं पूछा कि सर हम ये कैसे समझें कि कब स्टैटिक रखना है और कब नहीं रखना है? नहीं बनता था सवाल। पढ़ना लिखना तो है नहीं, फिर इसी पर बोलेंगे तो कहोगे कि सर पढ़ाते जितना नहीं उससे ज्यादा डांटते हैं। भैया हम आपके लिए क्या प्यार से रखते हैं, फूल बरसा करके पढ़िए, नहीं डांट रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि यह सवाल बनता था या नहीं बनता था? कि मैंने कई जगहों पर यह सिखाया कि सब्जेक्ट को हम बाय प्लस एजेंट बना देते हैं, तो इसमें क्यों नहीं बनाए? यह सवाल नहीं बना, आपके मन में नहीं आया, और नहीं आया तो कैसे विद्यार्थी हैं आप? सोचिए जरा। अब आइए हम राज खोलते हैं। क्या करेंगे? जब आप नहीं पूछेगा तो हम तो ऐसे ही करेंगे, और हम इसलिए कहेंगे कि भैया मेरे हर एक एपिसोड पे बने रहिए। ये मत सोचिएगा कि इस एपिसोड का अल्प ज्ञान मिल गया मतलब समाप्त। अब देखिए, पहले पढ़ा चुके हैं,
फिर उससे संबंधित जानकारी अब यहां पर जरूरत पड़ी, तो इसलिए मैं कहता हूं शुरू से अंत तक देखिए, भगा करके मत देखिए, बने रहिए, हर एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर ये समझिए कि क्या कह रहा, आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ। ये काम कर रहा है, काम कौन करेगा? ये ना। फोटो कौन लेगा? ये ना। तो अब बताइए कि शुरू से आपको क्या पढ़ा है कि जो एक्शन करता है उसको एजेंट बनाते हैं। बताए कि नहीं बताए? झूठ मत बोलना। बताए है ना कि जो कोई भी डोअर है, जो काम को करने वाला है, उसको हम उठा करके एजेंट बनाते हैं। बट ये क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि कोई फोटो ले, माने हम नहीं लेंगे, हम नहीं करेंगे, ये कह रहा है। तो इसीलिए क्या किए, इसको कैसे बताए थे कि इसको कॉपी करेंगे, बोले थे, क्योंकि ये काम कर ही नहीं रहा था, हम इसको एजेंट कैसे बनाए? ये करेगा तो बना लो। क्योंकि बाय समवन है तो हम समवन को लिखते नहीं है, तो इसलिए ये बात तो खत्म हो गई कि समवन मेरा जनरल जो है सब्जेक्ट होता है, जनरलाइज है, हम वो कोई भी हो सकता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। भाई फोटो लेगा तो कोई इंसान ही लेगा, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन इसको लिख सकते हैं ना, मान लो यहां राम होता, तो यहां राम लिखते ना, और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या किए, बना। तो अब यहां पर एक नया ज्ञान ऐड कर लीजिए उस इन्फिनिटिव वाले एपिसोड के ज्ञान में और इसमें, कि मैंने क्या सिखाया कि जब कोई एजेंट कौन बनेगा भाई, जो करेगा वही ना एजेंट बनेगा जी। सब्जेक्ट को हम एजेंट बनाते हैं, और सब्जेक्ट कौन है? जो वाक्य के शुरू में आता है या जो काम करता है। क्या जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है? ये भी डिफिनेशन गलत है। दीवार चमक रही है, दीवार काम कर रहा है ना। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसकी बात करते हैं, या तो वो, या जो किसी एक्शन को अंजाम देता है। दो तरह का हो सकता है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो कर्ता जो काम करता है, इस डेफिनेशन में फंस जाइएगा, समझिए। तो यहां पर देखिए मैं बात क्या समझाया कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये दिया कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस जो कि एक्टिव में है, अगर आपको पैसिव में बदलने के लिए दिया गया है तो हम एजेंट उसी को बनाते हैं। दैट मीन्स कि शुरुआत में मौजूद उसी नाउन प्रोनाउन को उठाकर अंत में ले जाएंगे जो एक्चुअली काम करता है, जो डोअर है। यहां ये डोअर है नहीं है ना, तो कॉपी कर दी। क्या करेंगे, कैसे जबरदस्ती उठा के ले जाने, तो निकलो घर से बाहर, नहीं होगा ना। अब यहां पर आइए कि इसमें ये काम कर रहा है, क्या कह रहा है कि समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। बर्बाद कौन करेगा? कोई आदमी वही करेगा ना जी। देर तो कुछ कर नहीं रहा है। इसमें क्या है कि एक्चुअली ये एजेंट नहीं है, मतलब ये डोअर नहीं है। क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। आई बात समझ में? तो अब कहीं पर भी ऐसा कंडीशन हो, किसी भी जगह नजर घुमा के देख लो, वही होगा, उसी तरीके से होगा। क्लियर हो गया? एक तरीका समझ में आया कि मैंने क्या कहा कि ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा ही रखा है, इसको इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, डमी सब्जेक्ट इसमें नहीं है। मैंने बस आपको एक बात समझाने की कोशिश की जो कि आपने नहीं पूछी, ईमानदारी से पूछना आपको चाहिए था कि हम सर ये कैसे समझें कि किस सिचुएशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज होगा। मतलब अमूमन जो वाक्य के शुरुआत में मौजूद हो, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां हम कॉपी कर दें और कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहां हम उसको एजेंट के तौर पर लिखें या एजेंट बनाएं, तो एक्सप्रेस करें या ना करें। यह सवाल आपने नहीं पूछा, बहुत नाइंसाफी है। सोच लो। चलो, तो हमने क्या दिखाया आपको, फिर से एक बार सुन लीजिए कि जो डोअर होगा, जो काम करेगा, उसी को एजेंट बनाएंगे जी। जो करता धरता ही नहीं है, जो करता ही नहीं। इसमें देखिए, अगर यहां राम होता तो बाय राम लिखता,
कि आई वॉन्ट फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय राम। समवन था इसलिए हमने नहीं लिखा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि जो डोअर होता है वही एजेंट बनता है। यहां है तो नहीं है तो क्या करेंगे, कॉपी। अब जब ये कॉपी करेंगे तो इसके साथ ये भी करेंगे, इसका और भी आएगा, हेल्पर अनदर। तो क्या करेंगे यहां पर, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। आई बात समझ में? ये रूल नहीं है सर, हां वो वाला रूल। कौन सा? जो आपके नोटबुक में लिखा हुआ है कि अगर एक्टिव के सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट दिया हुआ हो तो पैसिव बनाते समय उस डमी सब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और दिए गए अन्य वर्ड्स को कॉपी करते हैं। वाक्य में बचे हुए इन्फिनिटिव अर्थात 2 + V1 को 2 + B+ पास्ट पार्ट्स पर लें V3 ऐसे लिखाते हैं, बना के लिख देते हैं, वाक्य पैसिव में बदल जाता है। रटो, रटना नहीं है, फाड़ के फेंक देना उसको बेफालतू चीज। यहां सीधा समझिए कि हमने क्यों कॉपी किया, क्योंकि दिस वन इज नॉट डोअर। समय कोई इंसान बर्बाद करेगा, कह रहा है देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। डोअर की चर्चा ही नहीं है वाक्य में, कैसे बनाएंगे पैसिव? कॉपी कर लिया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ठीक, यहां पर था तो इधर ले आए। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको इसमें इसी तरह के सेंटेंसेस दिखेंगे, ठीक ऐसे। दूसरा सेंटेंस लीजिए, देयर इज नो मनी टू इन्वेस्ट। देयर इज नो मनी टू इन्वेस्ट कैसे बनाएंगे? बड़ा ही आसान है, इससे तो आसान हमको लगता है कि शुरू से लेकर के अभी तक कुछ भी नहीं बताए हैं। पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देयर इज नो मनी टू बी इन्वेस्टेड। तो मैं समझता हूं कि ये पैसिव और ये एक्टिव आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने क्या समझाया आपको? समझ में आया? मैंने ये बताया कि देखिए, मैं ये बिल्कुल आपको नहीं सिखाऊंगा कि डमी सब्जेक्ट लगा हुआ है तो उसको कॉपी कर दो, नहीं। जहां पर डोअर नहीं है, एक्चुअली जो काम करने वाला होता है उसी को हम एजेंट बनाते हैं। तो हम ये पहचानेंगे कि क्या वाक्य में उसकी चर्चा है, नहीं है तो कॉपी कर लेंगे। जहां पर है, जो वो फोटोग्राफ वाला सवाल मैंने बताया, तो मैंने उसको एक्सचेंज किया। अब देखिए, ये था इसका टाइप 1। ये क्या था? टाइप 1, नो ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना, कहीं पर भी नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए, सीधा सीधा है। अब दूसरा होगा कि एक ऑब्जेक्ट दे देगा उसमें, ठीक है। तो ये टाइप 1 है, हटा देते हैं। अब टाइप 2 देखिए इसका टाइप 2। टाइप 2 में क्या कहेगा? इसमें क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट दे देगा। सवाल ही देखते हैं सीधे सीधे, उसी को फिर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरीके से सवाल आपको देगा। अब ये डोअर है नहीं, है ना? हर जगह आपको अब वही दिखने वाला है। अब आसानी से दिख जाएगा किसको एक्सचेंज करना है, किसको रखना है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? यहां तक तो ठीक है, इट इज टाइम। अब इसको तो इधर लाएंगे, तो एक प्रेपोजिशन के साथ लाते हैं, फॉर के साथ। ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के पहले हम ये लगा देते हैं, ये याद रखना है। किसके लिए समय है, इसीलिए ऐसा लिखा, किस चीज का समय है। तो इसलिए मैंने सेंटेंस एक्सप्रेसिव हो जाए, अच्छा मीनिंग दिखे, वहां पर उसकी जरूरत है। तो क्या हो जाएगा फिर इसका? टू बी टेकन। क्लियर? कि पहला जो एक्टिव का सेंटेंस आया यहां हमारा, इसमें क्या आया कि इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है देयर वाले से? देखिए, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है,
तो चूंकि ये मेरा डूअर नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और इतना कॉपी कर लिया। अब इसको लगाया किस चीज का टाइम है, इसलिए हमने इसमें लगाया 4। हमेशा 4 लगेगा, अमूमन लगभग सभी जगह पर सभी केस में 4 का प्रयोग होता है। तो यहां पर 4 लगाया और इसको 2 प्लस V1 है, V प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और तब जाकर के ये सेंटेंस आपका पैसिव में चेंज हो जाएगा। चलिए एक और हम देखते हैं टाइप 2 का एक और एग्जाम्पल देखिए। है It is time to do prayers। ठीक, क्या हो जाएगा इसमें, वही ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या होगा, कॉपी कर लेंगे। It is time for prayers to be done। मैं नहीं समझता हूं कि ये एपिसोड आपको कठिन लगा होगा। मैंने इसमें 2 तरीके के सवाल बताए। सबसे पहले हम शुरू से एक ओवरव्यू आपके सामने रख देते हैं, फिर आपके मन में अगर कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट में लिख करके सूचित जरूर करेंगे। ओवरव्यू क्या है यहां पर, कि जो बात मैंने आपको बताई कि डमी सब्जेक्ट के बारे में, कि वो सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट की जगह पर, बट उसका मीनिंग में कोई भी यूज नहीं है, वो एक प्रोटोटाइप है, डमी की तरह है, वाक्य की सुंदरता के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 दिखेगा, देयर और इट। पहले केस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर मैंने यह बताया कि हम आखिरकार इस तरीके से कॉपी क्यों करते हैं। जब हमने कहा कि देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, तो हमने जो देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड लिखा, क्यों लिखा, तो मैंने उसके लिए एक एग्जाम्पल आपको बताया कि जब डूअर नहीं है कोई तो उसको हम एजेंट कैसे बनाएं, और जब हम एजेंट बनाने की स्थिति में नहीं है तो हम उसको वाक्य में जो पोजीशन है उसको हटाएं कैसे वहां से। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो डोअर नहीं है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इसीलिए वहां पर क्या था, आई वॉन्ट समवन टू टेक फोटोग्राफ, तो उसको कैसे बनाया मैंने, आई वॉन्ट फोटोग्राफ टू बी टेकन, और बाय समवन जनरल है इसलिए एजेंट ने नहीं लिखा, राम श्याम मोहन गीता सुनीता होता तो लिख देते वहां पर। उसी तरीके से देयर इज नो टाइम टू वेस्ट में मेरा जो देयर है वो एक्चुअली डोअर तो है नहीं, टाइम वेस्ट तो कोई करेगा नहीं जी, राम श्याम मोहन मैं तुम कोई भी करेगा। कहा यह जा रहा है कि समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, तो क्या हो जाएगा, उसको वैसे ही कॉपी कर लेंगे, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ भी है नहीं। इसका जो दूसरा टाइप है उसमें एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, जैसे यहां पर एक्सरसाइज है और यहां पर क्या है, प्रेयर्स है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इसको उसी तरीके से जैसे हमने फोटोग्राफ को उठा करके इधर लाया था, उसी तरीके से ये जिसको कॉपी कर रहे हैं उसके बाद रखेंगे फॉर प्रीपोजिशन लगा करके। इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज में इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। कोई अंतर नहीं है दोनों में, ऑब्जेक्ट होने पर बस खाली ऑब्जेक्ट को फॉर के साथ इधर ले आते हैं, है ना, कि जिसको मैंने कॉपी किया है उसके बाद उसको रख देते हैं, और फिर 2 + V1 को जैसे हम इन्फिनेटिव का बनाते हैं उसको पैसिव में चेंज कर देते हैं, और रिजल्टेंट ये होता है कि आपका सेंटेंस जो दिया हुआ है वो आपका पैसिव में चेंज हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा एपिसोड बड़ा ही रोचक लगा होगा, और एक सटीक जानकारी जो है कि हम कैसे जो सेंटेंस की शुरुआत जिससे हुई उसको चेंज करें कि नहीं करें, कॉपी करें, किस स्थिति में कॉपी करते हैं, ये बात आपके पूछे बिना मैं क्लियर कर पाने में सक्षम रहा हूं। साथ ही ये जो डमी सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस है इसको पैसिव में कैसे बदलते हैं अब आप आसानी से बदल पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, कोई भी सेशन आपका मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। बताने की बात नहीं है, आपको पता ही है, हर एक एपिसोड की तरह यहाँ पर भी एक प्रीवियस ईयर का सेट लगा हुआ है वीडियो के अंत में, नीचे उसका लिंक है, डाउनलोड करिए, बना करके तैयार रहिए, उसके सॉल्यूशन के साथ भी आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं यहां पर एक बात आपको कह दे रहा हूं कि टाइम एंड टेंस को रिव्यू करने की बारी आ गई है, क्योंकि उसका बचा हुआ 3 सेट हम उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित होंगे। तो आप ये नहीं कहिएगा कि फिर अचानक से आप ये क्या कर रहे हैं, उसको भी रिवीजन करना जरूरी है। एग्जामिनेशन का टाइम है, दिमाग से जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बताया हूं, आपको सिखाया हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि टाइम एंड टेंस या वॉइस में अब तक जितना बताया उससे जो भी सवाल पूछे इस चैनल पर पढ़ने वाले बच्चे उसका जवाब सटीक और 100% कॉन्फिडेंस के साथ दे सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसा कर पाएंगे, अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।